लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है, कितना क्रिटिकल होता है वो सब कुछ काम। नेक्स्ट हमने देखा था कटिंग ऑफ ट्यूब यूजिंग द ट्यूब कटर एंड हेक्सो कटर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे हमने डिस्कस किए थे हेक्सो ब्लेड के। और ये जो ट्यूब कटर है उसका भी हमने वीडियो देखा था कि किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट था आपका ट्यूब बेंडिंग। ट्यूब बेंडिंग के केस में हमने देखा था कि अलग अलग किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं ट्यूब को बेंड करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द डायमीटर ऑफ ट्यूब। जितना पतला डायमीटर होगा उसको हाथ से बेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो एक हैंड टूल था, उससे भी ज़्यादा बड़ा डायमीटर है तो स्पेशली रेंच टूल था जो थिक डायमीटर वाली ट्यूब्स को बेंड करने के लिए यूज़ होता था। और एंगल ग्रेजुएशन मार्क्स थे दोनों टूल पे, जो सेकंड और थर्ड नंबर के थे उसके ऊपर, ताकि आपको कितने एंगल पे ट्यूब बेंड करनी है वो हम डिसाइड कर सकें। उसके बाद देखा था हमने फ्लेयरिंग ऑफ ट्यूब्स। फ्लेयरिंग मतलब उसके एंड को हमने क्या किया था, एनलार्ज किया था, जिसका एंड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। नाउ वी विल सी ट्यूब स्वेजिंग। स्वेजिंग और ट्यूब फ्लेयरिंग सिमिलर है, बट दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि फ्लेयरिंग के केस में जैसे हमने देखा था कि डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जो एंड का डायमीटर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता था, एक नोजल की तरह, एक्सपेंडर की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ट्यूब स्वेजिंग के केस में क्या होगा, हम एंड के डायमीटर को बढ़ाएंगे, दोनों का पर्पस सेम है एक तरह से कि कहीं ना कहीं जॉइंट बनाने के लिए। बट ट्यूब स्वेजिंग में हम क्या करेंगे, उसको ग्रेजुअली नहीं बढ़ाएंगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर धीरे बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल 10 है, फिर 10.5, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12। दैट हैपन्स इन फ्लेयरिंग ऑफ ट्यूब्स, ग्रेजुअली बढ़ रहा है धीरे धीरे। बट इन केस ऑफ ट्यूब स्वेजिंग हम जो एंड का डायमीटर होगा उसको सडनली ही बढ़ा देंगे, जिससे कि दूसरी ट्यूब उसके अंदर एग्जैक्टली सेम साइज़ की बैठ जाए। उसको ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज़ करेंगे, तो ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज़ करेंगे। और ट्यूब स्वेजिंग किस तरह से होगा उसका वीडियो देख लेते हैं, और उसमें आपको वो भी दिखा देंगे कि ट्यूब स्वेजिंग और फ्लेयरिंग का डिफरेंस क्या है। Just as a flaring tool is used to make a flare connection, a swaging tool is used to make a permanent brazed connection. Swaging the end of your tubing is similar to flaring in that your goal is to gradually widen the end of your tube. However, swaging eliminates the use and expense of fittings, as well as the opportunity for leaks. Swaging allows you to increase the inside diameter of the tubing for a short length, so you can slip one tube inside the other before brazing. This graphic shows the difference between a swage and a flare. This is very important. As you can see, कि दोनों का डिफरेंस क्या है स्वेजिंग और फ्लेयरिंग का। स्वेज के केस में क्या है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, और फ्लेयर के केस में ये इंक्लाइन लाइन जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 10, यहाँ पे 10.5, यहाँ पे 11, फिर 11.5, और जो सबसे ऊपर वाला है फॉर एग्जांपल 12 mm हो गया है। सो इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो ग्रेजुअली इंक्रीज वाला पार्ट है वो बहुत छोटा सा ही है, फिर यहाँ से 10 था और यहाँ पे सीधा 12 पहुँच गया, और ये जो पूरी लेंथ है दैट विल बी 12 mm डायमीटर ओनली। फॉर एग्जांपल जब 10 से 12 को जॉइंट करना है हमें। There are a number of different styles and sizes of swaging tools available, from the traditional punch type to feed screw to tube expander. Many flaring kits also come with swaging bits to turn your flaring bar into a swaging bar. Get to know your options before settling on a personal favorite. First, let's look at the traditional punch type swager. As the name suggests, this tool is designed to punch the end of your tubing. Simply insert the lead end of the punch into the tubing. Make sure the tool is aligned perfectly straight with the tubing. A common mistake is to drive this into the tube at an angle. While gripping the tubing tightly, use a hammer to strike the punch, driving the swager into the end until you reach the stop and have achieved the form you're looking for. So this is how flaring is done. Flaring के केस में क्या है, ये जो डायमीटर है वो लंबा है, दैट इज द मेन डिफरेंस ओनली। सॉरी, स्वेजिंग के केस में, फ्लेयरिंग के केस में ग्रेजुअली इंक्रीजिंग केस है। सो ये क्या है, सिंपल एक पंच है जिसको पाइप के अंदर फिट करना है और उसको हल्के से धीरे धीरे हैमर करके उसके अंदर घुसा देना है, तो लास्ट जो एंड है वो एनलार्ज हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो या जब आप हैमर कर रहे हो, तब दोनों की एक्सेस, पाइप की एक्सेस और पंच की एक्सेस बिल्कुल सेम लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल एक्चुअली मैच होनी चाहिए। अगर ये
पंचिंग टूल थोड़ा सा इंक्लाइंड है या हैमर आपकी इंक्लाइंड है तो पाइप का एंड बेंड हो सकता है या फिर पाइप में कोई क्रैक आ सकता है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि ये बिल्कुल एक लाइन में हो दोनों की एक्सेस। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ट्यूब पिंचिंग। पिंचिंग मतलब हिंदी में सीधी भाषा में इसको कहते हैं जैसे चूटी भरना। चूटी भरना मतलब उस जगह को ऐसे बंद कर देना। तो पिंचिंग का पर्पस होता है यही कि अगर कहीं पे आपको पाइप की लाइन जा रही है बट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपको उसका फ्लो रोकना है या फिर उसका फ्लो थोड़ा कम करना है तो वहाँ पे उस पाइप को हम प्रेस कर देंगे और उस पाइप को प्रेस करके वहाँ का डायमीटर कम कर देंगे या फिर बिल्कुल दोनों वॉल्स को टच कर देंगे। तो उसकी वजह से वहाँ से या तो फ्लो होगा नहीं या फिर डायमीटर कम करेंगे तो फ्लो कंट्रोल होगा, थोड़ा कम होगा। दैट इज़ व्हेन वी रिक्वायर कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कूलिंग कम करनी है तो वहाँ पे पाइप का डायमीटर हम इस तरह से कम कर सकते हैं। ट्यूब पिंचिंग करते किस तरह से हैं उसका भी देख लेते हैं हम वीडियो। अगली एक्सरसाइज कॉपर ट्यूब पिंचिंग है। जब हम सील्ड सिस्टम में गैस चार्जिंग करते हैं तो उस चार्जिंग लाइन को सील कर दिया जाता है। उसे सील करने के लिए जिस टूल की आवश्यकता होती है उसे हम पिंच ऑफ प्लायर कहते हैं। पिंच करने के लिए हम कॉपर ट्यूब को इस प्रकार टूल के जॉ में लगाते हैं और टूल के दोनों लीवर को प्लायर की तरह दबाते हैं। इस प्रकार प्लायर के अगले किनारे से कॉपर ट्यूब को पंच कर दिया जाता है। अब ट्यूब के अगले किनारे को हम ब्रेस करके बंद कर देते हैं। पंचिंग के बाद इसका लॉक खोलकर टूल को पिंच की हुई ट्यूब से इस प्रकार अलग कर देते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो डायमीटर है इसको सिर्फ पिंच किया है। वीडियो में पंच बोला गया था इस वीडियो में, बट दैट इज़ नॉट द राइट टर्म। राइट टर्म इज पिंचिंग। पिंचिंग करके इसके डायमीटर को कम कर देते हैं या फिर वहाँ पे ब्लॉकेज कर देते हैं या फिर पूरा बंद कर देते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ये किया जाता है। सो दिस इज हाउ ट्यूब पिंचिंग इज डन। सो एज पर मैनुअल दिस इज द एंड ऑफ योर डिफरेंट ट्यूबिंग ऑपरेशंस। एक ट्यूबिंग ऑपरेशन है जो आपके मैनुअल में मेंशन नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्यूबिंग ऑपरेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कहते हैं ट्यूब ब्रेजिंग। ब्रेजिंग Hello everyone and welcome to जो भी आप उसको नाम दे सकते। ब्रेजिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है टेम्परेचर, बट इन शॉर्ट दोनों ट्यूब्स को किस तरह से जॉइंट किया जाता है। जब दो ट्यूब्स को जॉइन करके पाइपलाइन लंबी करना चाहें या उसको टर्न देके कहीं और ले जाना चाहें तो किस तरह से वो किया जाता है। Jumperman Tech, where we specialize in HVAC but do everything DIY, and today I want to show you how to braze copper like the pros. Thank you to everyone tuning into Jumperman Tech, and today's video will be straightforward, but to give you all a quick background, we're going to begin our lesson with what is brazing. Brazing, by definition, is a metal joining process in which two or more metals are joined together by melting and flowing a filler metal into a joint, with the filler metal having a lower melting point than the joining metal. In this case, the joining metal would be copper and the filler metal would be the brazing rod. Brazing is a common technique used in the HVAC industry as it creates a gas-tight seal for refrigerant tubing and can withstand high temperature and high pressure conditions. For small joints under 1 inch, an appropriate torch tip and mat gas is possible, but in the industry we use acetylene. This is an MC tank containing acetylene and this is the smallest available size on the market. Acetylene is often used with other gases such as oxygen or nitrogen depending on the application, but today we will be using only acetylene as this method is most commonly used. To begin our demonstration, we're going to start by cutting our pipe down to size. This was a kind of ट्यूब कटिंग ऑपरेशन जिसमें ट्यूब को होल्ड करके रोटेट करके
काटा गया है। When you cut copper, you create these things called burrs, and they must be removed. This is a deburring tool, and this is used to shave off those burrs. ये इसके जो बर्स होते हैं एजेस पे, उसको निकालने का टूल है। ये जो हाथ पे दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से। Next, we can sand down the outside of our pipes and the inside of our fittings with the abrasive material of your choice. After we have sanded down our तो आप देख pipes, रहे हैं ध्यान से बिफोर जॉइनिंग कितना ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है एक एक एजेस का, बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स का, उसके फिनिशिंग का, क्योंकि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं ये सारे। silver brazing flux is recommended, but the rods with phosphorus content are actually self-fluxing on copper, but I strongly recommend using flux when joining unlike metals such as copper with brass. Before we light our torch, the idea here is to heat up our copper and use the heat from the copper to melt our brazing rod and not the flame of the torch. This brazing rod melts at 1500 degrees. I like to bend my brazing rods at a 90-degree angle so I can get around corners. Our pipe is now prepped and we can begin to light our torch. Alright, let's light it up. जो एजेस पे ऐड कर रहे हैं ये है फिलर मटेरियल जो दोनों को ज्वाइन करेगा। इस गैप में वो फिल हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिलर मटेरियल, जो दोनों मटेरियल्स को ज्वाइन करता है। It's important to let the braze give itself time to settle down and cool off. Applying a wet rag too soon might compromise the joint. Be sure to inspect your joint फाइनल जॉइंट आपने all जैसे around वीडियो to में देखा होगा make sure there's कि no कितने holes or minutely gaps. छोटे छोटे लीकेजेस भी नहीं छोड़े थे, स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल वाला जॉइंट था उसमें बार बार 2-3 बार उसने फिलर मटेरियल भरा
ताकि कहीं भी कोई भी हल्का सा गैप नहीं रह जाए। That's what I call a beautiful thing right there. If anybody found this video interesting or helpful, please drop a like, comment, and subscribe. Okay. So this is the end of your experiment number 6. 2 पार्ट में हमने किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू।